questioning the validity of marriage. Third party was questioning the validity of marriage. After the death of one of the party to the marriage, where both the parties have lived together happily as husband and wife. Therefore, by Marriage Laws Amendment Act 1976, by Marriage Laws Amendment Act 1976, Section 11 has been amended. Section 11 has been amended, and the phrase, double inverted commas में लिख लेना बेटा, against the other party has been inserted into it. As a consequence, the second purpose has been obliterated. खत्म हो चुके. As after 1976, third party could not question the validity. के बाद रिपीट कर दो प्लीज. कहां से सुल्तान? As the third, आफ्टर के बाद मैम obliterated, आफ्टर as after 1976, third party could not question the validity of marriage, even in case where it is void. तो जो दो पर्पस ये सर्व करता था सेक्शन 11, वो तो खत्म हो चुके हैं. पहला बच्चों को लेजिटिमेसी के लिए, और दूसरा था रिलेटिव्स चैलेंज करते थे कि प्रॉपर्टी ना मिले. ये दोनों तो हमारे अमेंडमेंट एक्ट ने खत्म कर दिए. थर्ड लिखिए, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एंसिलरी रिलीफ. फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एंसिलरी रिलीफ. For the purpose of claiming ancillary relief, ANCILLARY, ancillary relief. इसके अंदर लिखिए, under Hindu Marriage Act, two kinds of relief are there. That is main/primary/independent relief. मेन, प्राइमरी या फिर इंडिपेंडेंट रिलीफ, ये तीनों के बीच में स्लैश है. एंड सेकेंडरी/एंसिलरी/डिपेंडेंट रिलीफ. Ancillary relief could be claimed
only in those cases, only in those cases where petition for main relief has been filed. ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 9 to 13, बिकॉज 9 से 13 तक आपको मेन रिलीफ अवेलेबल है. Thus, if any party to void marriage, if any party to void marriage wants to claim maintenance, then it becomes imperative to file petition under section 11 for declaration as to void marriage by decree of nullity. ठीक है प्लीज. Thus, a party has to avail main remedy under section 11 for the purpose of claiming any of the ancillary relief. For the purpose of claiming any of the ancillary relief. चाहे वो सेटलमेंट ऑफ स्पाउसल प्रॉपर्टी है, अगर सपोज वॉइड मैरिज की हस्बैंड वाइफ आपस में मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तब आप सिर्फ यही एक एक्ट है जो रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी उसे कहीं पर भी रेमेडी नहीं मिलेगी. तो ये तीनों पर्पस थे जो सर्व होते थे. क्लियर है? ये हमारा वॉइड मैरिज का इंट्रोडक्शन था. जो आपका वॉइड मैरिज के ग्राउंड्स हैं, उस इसके बाद एक और लिखिए बेटा. ये पर्पस क्या मिसयूज हो रहा था बेटा, क्योंकि सेक्शन क्लियर नहीं था. अब अगर हम डिक्लेयर ना करें वॉइड और वो आराम से रह रहे हैं, तो हम फिर मतलब वो जो वाइफ है वॉइड मैरिज की, वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है बेटा. जो अगर मैरिज नहीं भी हुई है, इफ अ मैन एंड अ वुमेन they are cohabiting together very long time, for a very long time, there is a presumption that their marriage has taken place. कोर्ट कभी भी इस presumption के अगेंस्ट सपोज नहीं करती. क्यों? ये तो खत्म ही हो गया ना. अब डिप्राइविंग नॉट डिप्राइविंग का तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि जो जिस पर्पस जहां लिखे है ना, आप उसके साथ मिसयूज ऐड कर दीजिए, स्लैश मिसयूज. ये मिसयूज था बेटा, ये पर्पस नहीं था. ये लोगों ने मिसयूज अपने आप डेवलप किया, पार्लियामेंट का कभी इंटेंशन नहीं था. पर जब सेक्शन क्लियर नहीं है, तब फिर प्रॉब्लम आ जाती थी. एक कोर्ट कहती थी ठीक है डिप्राइव्ड है, दूसरी कहती थी नहीं सिर्फ पार्टी चैलेंज कर सकती है. तो कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस आ रहे थे. तो अल्टीमेटली 1976 में इसको क्लियर कर दिया कि एक स्पाउस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द अदर पार्टी. इसका मतलब अगर एक पार्टी की डेथ होगी, कभी भी सेक्शन 11 में पिटीशन फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो आपस में एग्रीव्ड होते तो जिंदा ड्यूरिंग लाइफ टाइम दे वुड हैव चैलेंज. अगर उन्होंने सारा अपना लाइफ इकट्ठे निकाल दिया है, तो बाद में हम थर्ड पार्टी को राइट नहीं देंगे, तो जो भी मैरिटल राइट्स हैं वो उनको मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज इफ अ मैन एंड अ वुमेन दे आर रिजाइडिंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, तो वो कहते हैं अगर मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती, वो क्वेश्चन राइज करते, तो थर्ड पार्टी को तो राइट है नहीं, तो जो मैरिज की सब वो है लीगल राइट्स वो मिलेंगे. ठीक है प्लीज. यस. हाँ जी. इसके बाद
जो हम कह रहे हैं वॉइड मैरिज, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 में जो वॉइड मैरिज है उसका स्पेसिफिक मीनिंग है, और वो कैसे, ये आपको मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। वॉइड मैरिज, मैरिज कैन बी वॉइड ड्यू टू मेनी रीजन। वॉइड एक जनरल टर्म है जो हम बहुत सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, पर जो सेक्शन 11 का वॉइड मैरिज है, और जो राइट या रेमेडीज सेक्शन 11 की वॉइड मैरिजेस को अवेलेबल हैं, वो किसी और कारण से अगर मैरिज वॉइड है वो उनको अवेलेबल नहीं होंगी। ये लिख लीजिए, स्पेशल कॉनोटेशन ऑफ वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11, हेडिंग डाल दीजिए, स्पेशल कॉनोटेशन, स्पेशल कॉनोटेशन ऑफ वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये एग्जामिनेशन में भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मेंस में प्रेपोजिशन आई हुई है, और जब प्रेपोजिशन आई हुई है उसमें फिर क्या है, उसमें प्रेपोजिशन क्या आई हुई है, H&W की शादी हुई, मैरिटल सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई, बट दे आर लिविंग हैप्पीली। शादी के बाद बच्चा हो गया, बाद में वाइफ ने मेंटेनेंस मांगा, तो हस्बैंड कहता मैरिज तो हमारी वॉइड है। तो पूछा हुआ है क्या बच्चा लेजिटिमेट होगा? आंसर है नो, बच्चा लेजिटिमेट नहीं होगा। वो क्यों? सेक्शन 11 की वॉइड मैरिज एक डिफरेंट कंसेप्ट है, और जो अभी मैंने वॉइड मैरिज का एग्जांपल दिया वो डिफरेंट कंसेप्ट है। वो मैरिज वॉइड है पर बच्चे इलेजिटिमेट ही रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि मैट्रिमोनियल रेमेडी जो सेक्शन 11 में है, उन्हीं के ही बच्चों को हमने सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के अंदर लेजिटिमेसी कन्फर की हुई है। अगर मैरिज किसी और कारणों से वॉइड है, आप उसमें सेक्शन 16 अप्लाई नहीं करेगा। सेम फॉर द मेंटेनेंस, अगर आपकी मैरिज वॉइड है फॉर एनी अदर कॉज अदर देन मेंशन्ड इन सेक्शन 11, पार्टीज मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती एज एन एंसिलरी रिलीफ, क्योंकि सेक्शन 11 की पिटीशन ही मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, प्लीज कोई डाउट है तो पूछिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए। हमें कॉज एग्जामिन करना पड़ेगा बेटा, वो हमें फैक्ट्स में से पता चल जाएगा। अगर मैरिज के वॉइड होने का कारण या तो बाइगैमी है, या स्पिंदा है, या प्रोहिबिटेड है, तो सेक्शन 11 अप्लाई करेगा। अगर किसी और कारण से मैरिज वॉइड है तो सेक्शन 11 अप्लाई नहीं करेगा। तो सेक्शन 11 के जो राइट्स या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको सेक्शन 16 या एंसिलरी रिलीफ में मिलते हैं, वो उस केस में नहीं मिलेंगे। क्लियर है? प्लीज इसके अंडर लिखिए, इसके अंडर लिखिए, द फ्रेज वॉइड मैरिज, द फ्रेज वॉइड मैरिज, वॉइड मैरिज को आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में कर देना, used in section 11, used in section 11 has a very specific meaning, has a very specific meaning. Section 11 would be applicable only in those cases where marriage is void due to any of the following causes. First, bigamy. Second, spinda relationship. And third, prohibited relationship.
therefore matrimonial remedy of declaration as to void marriage by decree of nullity under section 11 would be available only in above mentioned cases. बेटा सेक्शन 16 निकालिए, सेक्शन 16 निकालिए, 16 सबसेक्शन 1 रीड करना. Notwithstanding that marriage is null and void under section 11, Yes. any child of such marriage अंडरलाइन कीजिए सेक्शन 11, इसमें स्पेसिफिक यूज किए है सेक्शन 11, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 11 नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. even section 16 subsection 1, even section 16 subsection 1 has used the phrase that डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11. मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11. डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. meaning thereby only those children of void marriage which are covered under section 11 would be conferred legitimacy. इसका मतलब बाइगैमी के बच्चे, प्रोहिबिटेड के बच्चे और स्पिंदा के बच्चों को लेजिटिमेसी कन्फर हुई है. फुल स्टॉप. कॉन्टिन्यूएशन में लिखिए मैरिज कुड बी वॉइड for other reasons also. For example, contravention of section 7 of Hindu Marriage Act 1955 would also render the marriage void. मैम एक बारी कॉन्ट्रवेंशन के बाद रिपीट कर दीजिए. Yes, contravention of section 7 of Hindu Marriage Act 1955 would render the marriage void. But children of such marriage, बेटा उससे पहले सेक्शन 7 रेफर करो. शिफाली सेक्शन 7 रीड कर बेटा. सेक्शन 7 को रीड करना. Section 7 Ceremonies for Hindu Marriage. Subsection 1 A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. अंडरलाइन कीजिए customary rites and ceremonies of either party thereto. सेक्शन 7 में लिखा है customary rites and ceremonies of either party thereto. सेरेमनीज को होना हम इतना इंपॉर्टेंट मानते थे कि आपके एक्ट में नहीं लिखा कि अगर सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई तो मैरिज का क्या कॉन्सिक्वेंस है, बिकॉज ना तो ये सेक्शन 11 में कवर्ड है ना ही सेक्शन 12 में. बट जुडिशियल नाउ इट इज अ सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल कि अगर कस्टमरी सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई किसी भी पार्टी की हो, लड़का या लड़की की जो प्रिवेल कर रही है, तो मैरिज क्या होगी,
void होगी, marriage would be void. Clear है? Yes, read करना बेटा जो लिखे अभी, read करना. Marriage could be void for other reason also. For example, contribution of Section 7 of Hindu Marriage Act 1955 would also render the marriage void. But children of such Marriage, yes. But children of such marriage would continue to be illegitimate. But children of such marriage would continue to be illegitimate as no doubt the marriage is void. Void नाम तो common है. But that marriage is not void. No doubt the marriage is void, but that marriage is not void under section 11. Thus, rights available to children of void marriage under section 11 read with section 16 would not be available in this case. Would not be available in this case. Next paragraph लिख लीजिए. And same is the case with ancillary relief also. And same is the case with ancillary relief also. As no main relief would be available to the parties of such marriage, therefore the question of ancillary relief would not arise. The question of ancillary relief would not arise. ठीक है बेटा. अगर पेपर में आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि सेरेमनीज नहीं हुई या सेरेमनीज एक जैन है एक बुद्धिस्ट है और सेरेमनीज कर लिया उन्होंने 6 के अकॉर्डिंग तो मैरिज वॉइड है. अगर मैरिज वॉइड है क्योंकि सेक्शन 11 के अंडर फॉल नहीं कर रही तो इसकी वजह से बच्चे भी इलेजिटिमेट होंगे और कोई भी एंसिलरी रिलीफ नहीं मिलेगा. बिकॉज हमारे यहाँ एंसिलरी रिलीफ उन्हीं को मिलतेगा जो मेन पिटीशन जो मेन रिलीफ क्लेम करेंगे और ऐसे स्पाउसेस के लिए मेन रिलीफ हमारे एक्ट में नहीं है. ठीक है प्लीज. ठीक है बेटा. कोई डाउट है तो पूछिए. मैम. यस सुल्तान. बोलो. जो मैम वर्ल्ड मैरिज के बच्चे होंगे सेक्शन 11 के अंदर वो सेक्शन 16 के अंदर लेजिटिमेट माने जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल लेजिटिमेट माने जाएंगे. सेक्शन 16 के अंदर इलेजिटिमेट माने जाएंगे कि लेजिटिमेट माने जाएंगे. अगर इलेजिटिमेट ही माने जाने होते फिर सेक्शन 16 नहीं बनाते. अगर सेक्शन 16 में ही लिखा हुआ है लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज तो जो सेक्शन 11 के अंदर मैरिज है उनके बच्चे लेजिटिमेट माने जाएंगे. ठीक है सुल्तान. मैम जो यस मैम और जो मैम आपने सेक्शन 7 का लिखवाया है वो इलेजिटिमेट माने जाएंगे बच्चे. वो इलेजिटिमेट इसलिए माने जाएंगे क्योंकि आपके ना सेक्शन 11 में लिखा हुआ है वॉइड ड्यू टू सेक्शन 5 क्लॉज 1, 4 और 5. अगर इन कारणों से मैरिज वॉइड है बाइगैमी, प्रोहिबिटेड या स्पिंदा तो आपका सेक्शन 11 अप्लाई करेगा. अगर सेक्शन 11 अप्लाई करेगा तो सेक्शन 16 भी अप्लाई करेगा. पर जहां पर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज है मैरिज जिस केस में भी वॉइड है पर ये वॉइड मैरिज क्योंकि सेक्शन 11 के अंडर फॉल नहीं कर रही तो सेक्शन 16 भी अप्लाई नहीं करेगा. ठीक है प्लीज. यस मैम. ओके.
कुछ और पूछना है आप में से किसी ने? यस मैम। यस बोलिए। मैम जैसे सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया, बट मैम मैरिज को जैसे रजिस्टर करा लिया। बेटा जो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है मेंस में, ये भी सेरेमनीज परफॉर्म नहीं किया पर रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन किसी भी एक्ट का है, एडॉप्शन में भी प्रिंसिपल ये प्रिवेल करता है, मैरिज में भी प्रिवेल करता है। रजिस्ट्रेशन डज नॉट ग्रांट वैलिडिटी टू एन इनवैलिड मैरिज। अगर मैरिज वॉइड है, रजिस्टर्ड के बाद भी वो वॉइड ही रहेगी। और जो नॉन रजिस्ट्रेशन है, इट डज नॉट रेंडर इनवैलिडिटी टू एनी मैरिज विच इज वैलिड। तो रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी या इनवैलिडिटी से मैरिज का कोई लेना देना नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन आप करा भी चुके हैं तब भी मैरिज आपकी वॉइड ही रहेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन, अगर वैलिड मैरिज है, रजिस्ट्रेशन ना भी कराते तब भी आपकी मैरिज वैलिड ही रहती। तो रजिस्ट्रेशन से कभी भी मैरिज की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी अफेक्ट नहीं होती। रजिस्ट्रेशन का सिर्फ इतना पर्पस होता है कि अगर किसी भी पार्टी ने कोर्ट में प्रूव करना है, ये आपके सेक्शन 8 में भी लिखा हुआ है, फॉर फैसिलिटेटिंग, जो आपका सबसेक्शन 1 ही है सेक्शन 8 का, फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ मैरिज, कि मैरिज हुई है उसको फैसिलिटेट करता है। तो ये तो इम्प्लाइड है कि मैरिज वैलिड होनी चाहिए। अगर पार्टी ज्यादा स्मार्ट बन रही है और वॉइड मैरिज को भी रजिस्टर करा लिया तो मैरिज वॉइड ही रहेगी। प्रिंसिपल है रजिस्ट्रेशन डज नॉट ग्रांट वैलिडिटी टू एन इनवैलिड मैरिज। ऐसे ही आपको एडॉप्शन में हम केसेस पढ़ते हैं जहां पर एडॉप्शन रजिस्टर्ड है पर एडॉप्शन की किसी कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन है, तो सेक्शन 5 कहता है कि वो वॉइड होगा। तो चाहे वो रजिस्टर्ड ही है, बाय द मेयर फैक्ट द एडॉप्शन, the act of adoption has been registered, and if there is any contravention of statutory condition, the adoption will remain void. Registration of adoption या adoption deed could not grant validity to an invalid adoption. तो रजिस्ट्रेशन तो एक प्रूफ क्रिएट कर रहा है जहां पर वो चीज वैलिड है। अब वो अगर इनवैलिड है तो रजिस्ट्रेशन होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है प्लीज। ओके मैम, तो मतलब मैम 7 की सेरेमनीज होनी जरूरी है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब हमारे यहाँ तो क्या है, सेरेमनीज का प्रूफ होता है। वो कैसे? वीडियोग्राफी होती है, कैमरास होते हैं, फोटोशूट होता है, फिर वहां पर लोग होते हैं, विटनेसेस जो आप कोर्ट में बुला सकते हैं। वहां पर सेरेमनीज को प्रूव करना आसान है। प्रॉब्लम वहां आती है वेयर टू एडल्ट पीपल दे हैव मैरिड इन प्रिवेसी और कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। वहां पर जो पार्टी जिस फैक्ट को अलेज कर रही है उसको वो प्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए सेरेमनीज को प्रूव करना इट इज नॉट एन इजी टास्क इन दोज केसेस। जैसे रन अवे मैरिज है, वहां पर क्या होता है कि लड़का लड़की भाग गए हैं, मंदिर में शादी की है, सारा फेरे हुए हैं, बाद में 2-4 दिन के बाद जो लड़की है उसको लड़का छोड़कर चला जाता है। लड़की फाइल करती है केस फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड मेंटेनेंस। वहां पर लड़का कहता है हमारी तो मैरिज ही नहीं हुई है। यहाँ पर फिर प्रूफ आप कैसे प्रोक्योर करते हैं वो पार्टी पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन से मैरिज की वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होगी, सेरेमनीज का होना इतना मैंडेटरी है। सेरेमनीज का होना इतना मैंडेटरी इसलिए बिकॉज मैरिज को जो हम सेक्रामेंटल यूनियन मानते हैं वो इसलिए बिकॉज हम मानते हैं मैरिज होती है विद चैंटिंग ऑफ मंत्रास। तो मंत्रास में इसकी वजह से हम कहते हैं मैरिज एक पायस यूनियन हो गया है, सेक्रामेंटल यूनियन हो गया है। तो हिंदू मैरिज तो पहले प्योरली सेक्रामेंटल यूनियन थी, तो वो फैक्टर इसका अभी भी रिटेन्ड है बाय सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है बेटा। एंड मैम देन व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ कोर्ट मैरिज? बेटा कोर्ट मैरिज आपके हिंदू मैरिज एक्ट के एरिया में नहीं फॉल करती, उसके लिए आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है। और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर पार्टीज को वो रेमेडी अवेलेबल है, मोर और लेस सारी रेमेडीज वहां पर सेम है जो आपको हिंदू मैरिज एक्ट में है। तो क्योंकि हमारे सिलेबस में हिंदू मैरिज एक्ट है, हम तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज करा रहे हैं, वहां पर तो जरूरी नहीं है कि कोई दो हिंदू इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है। तो आपको रेमेडी फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लेना पड़ेगा। योर मैरिज विल बी कंसिडर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट।
हम उसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वैलिडिटी नहीं मिलेगी। ठीक है प्लीज। Yes, ma'am. Thank you so much. मैम हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, जो लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं लोग, तो उनके बीच में कोई सेरेमनी नहीं होती, तो उनको भी कोई बेनिफिट नहीं होगा? बेटा वो Section हमारे मैरिज एक्ट में फॉल नहीं करेगा, पर जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें जब हम कहते हैं कि रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप कवर है, तो वहां पर टर्म यूज है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो वहां पर एक बहुत इलेबोरेट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, व्हेन द रिलेशनशिप विल बी इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो वो अगर वो इन द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज है तब उन्हें रिलीफ मिलता है, अदरवाइज रिलीफ नहीं मिलता। तो जब हम लिव इन रिलेशनशिप का टॉपिक करेंगे वहां आपका क्वेश्चन डिटेल में फिर कवर होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में अभी भी लिव इन रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं है, अनलेस एंड अनटिल सम अमेंडमेंट इज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज। कुछ और पूछना है आप में से किसी ने? हाँ जी, फिर से आप सेक्शन 11 निकालिए, फिर से सेक्शन 11 निकालिए, रीड कर बेटा सेक्शन 11। Any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void, and may, on a petition presented by either party thereto against the other party, be so declared by a decree of nullity, if it contravenes. अंडरलाइन कीजिए, if it contravenes any one of the conditions specified in clause 1, clause 4 and clause 5 of section 5 of section 5, clause 1, clause 4 and clause 5 of section 5। नेक्स्ट अपना टॉपिक लिखिए, स्कोप ऑफ सेक्शन 11, स्कोप ऑफ सेक्शन 11, स्कोप ऑफ सेक्शन 11। इसके अंडर लिखिए सेक्शन 11 is applicable only in those cases where there is contravention of any of the following conditions. First, bigamy. Bigamy. Section 5, clause 1. Section 5, clause 1. Read with section 11, comma section 17. Section 11, comma section 17. Second लिखिए, spin the relationship. Spin the relationship. Spin the relationship. Spin the relationship के लिए लिखिए section 5, section 5, clause 5. Read with section 11, comma section 18. Section 18, comma section 3 F, 3F. नेक्स्ट लिखिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इसमें लिखिए सेक्शन 5, क्लॉज 4। रीड विद सेक्शन 11, कॉमा सेक्शन 18, कॉमा सेक्शन 3G। सेक्शन 3G। तो ये आपके जहां आपने लिखे स्कोप, उसी के साथ लिख दीजिए ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज। ये स्कोप ऑफ सेक्शन 11 भी है, साथ ही साथ है ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज। ग्राउंड्स
ऑफ वॉइड मैरिज। ठीक है प्लीज। सबसे पहले हम डील कर रहे हैं बाइगैमी। बाइगैमी, बाइगैमी क्वेश्चन लिखिए इसके अंदर। बाइगैमी यस, क्वेश्चन लिखिए, बाइगैमी के अंदर क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट, discuss the conditions to be fulfilled for invoking section 11 of Hindu Marriage Act 1955 in case of contravention of section 5 clause 1, section 5 clause 1। सेकंड लिखिए, can a wife to avoid marriage could claim maintenance ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आपको मेंस में आ चुके हैं। जब आपने इसको डिस्कस करना है, आपको पहले तो बेसिक स्कीम डिस्कस करना पड़ेगा, क्लियर है। उसमें आपके आ जाते हैं सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स डिस्कस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको जब डिस्कस करना है, आप 3 स्पेसिफिक जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे और तीनों में डिफरेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को डिस्कस किया है, डिफरेंट स्टैट्यूट को डिस्कस किया है जहां वाइफ ने मेंटेनेंस मांगा, एंड फॉर्चुनेटली तीनों में ही वाइफ को मिला। तो केस इंपॉर्टेंट है। एक नई सोशल ज्यूरिस्प्रूडेंस लेट डाउन की है जो कि कंसेप्ट में इंक्लूडेड नहीं था, पर कोर्ट ने एग्जामिन किया व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर और क्यों एक पर्टिकुलर सेक्शन को बनाया गया विद व्हाट इंटेंट, उसको डिटरमिन करते हुए फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को देखा गया और वो अप्लाई करते हुए इवन वॉइड मैरिज की वाइफ को भी मेंटेनेंस दे दिया। और जब दिया उसके साथ उन्होंने इलेबोरेट किया कि मेंटेनेंस क्यों दिया है हमने, क्लियर है। तो जब आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, योर आंसर विल बी इनकम्प्लीट विदाउट 3 जजमेंट्स। वो लिखिए, जब आपको टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस टू द वाइफ ऑफ वॉइड मैरिज, क्योंकि प्रोहिबिटेड स्पिंदा को नहीं मिलता 24-25 के अलावा, पर बाइगैमी के केस में स्पेशल केसेस आए हैं, इसलिए हमने बाइगैमी के अंडर हम इसको डिस्कस करेंगे। बिकॉज फैक्ट्स में हम देखेंगे कि बाइगैमी है, फिर भी कोर्ट ने मेंटेनेंस दी है, क्लियर है। उसके साथ हम रीजनिंग करेंगे कि किस पर्टिकुलर क्लॉज में क्यों दिया। कोर्ट हैज गिवन इलेबोरेट रीजंस इन ऑल दीज केसेस। इसमें लिखिए, रमेश चंद्र, बेटा कई बार ना आपको जर्नल क्वेश्चन आ जाता है, कैन वाइफ टू अवॉइड मैरिज कुड क्लेम मेंटेनेंस। तो सबका आंसर है वैसे तो जो हम डिस्कस करेंगे, जो चाहे ये क्वेश्चन आ जाए चाहे बाइगैमी का आ जाए, बिकॉज जितनी भी एक्सेप्शनल केसेस आए ना सभी में ही बाइगैमी की प्रॉब्लम थी। तो कोर्ट ने सब में कहा हुआ है कि हमने क्यों इस सेक्शन को अप्लाई की है। तो जब हम डिस्कस करेंगे ना, हेडिंग तो हम यही डालेंगे, मेंटेनेंस टू द वाइफ ऑफ वॉइड मैरिज। हम स्टार्ट करेंगे जो वॉइड मैरिज की वाइफ है, शी कैन क्लेम ओनली अंडर 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि एंसिलरी रिलीफ है।
और उसका हम जब ये डिस्कस करेंगे, हम रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागा का केस डिस्कस करेंगे। पर उसके बाद 2 केसेस आए। एक में केस में उसने मांगा 125 ऑफ सीआरपीसी, जहां उसे दिया भी, चाहे वो वॉइड मैरिज थी। और दूसरे में उसने मांगा सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो कि वैलिड मैरिज की वाइफ ही क्लेम कर सकती है, फिर भी कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया। क्लियर है? इसमें आप लिखिए रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागास केस, रमेश चंद्र राम प्रताप जी, रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागास केस, इसमें लिख लीजिए सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हस्बैंड ने क्लेम किया वॉइड मैरिज में थोड़ी ना ही देंगे मैं मेंटेनेंस, कोर्ट ने कहा तुझे देना पड़ेगा, और रीजनिंग उन्होंने बट उठाई 25 में से, जहां पर कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज हैं जिससे क्लियर होता है कि इवन जो सेक्शन 11 के अंदर वॉइड मैरिज है वो वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, हस्बैंड या वाइफ दोनों ही कर सकते हैं 25 में भी। सेकंड लिखिए, सेकंड पहला केस है रमेश राम प्रताप जी डागास केस, सेकंड है उर्मिला बादशाह गोडसेज केस। उर्मिला बादशाह उर्मिला बादशाह गोडसेज केस, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। पूरी जजमेंट लिख लीजिए, बादशाह बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे, बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे, 2014 वॉल्यूम 1 SCC 188, ये पेज होता है जो एंड में है ना, 188 पेज होता है। ठीक है, प्लीज लास्ट लिखिए। मैम एक बारी साइटेशन रिपीट कर दीजिए प्लीज। बेटा 2014 वॉल्यूम 1 SCC पेज 188, 2014 वॉल्यूम 1 SCC पेज 188। ठीक है शिफाली, यस मैम। नेक्स्ट लिखिए साओ शैला बाला साहिब कदम्स केस, SAU साओ SHAILA साओ शैला बाला साहिब BALASAHEB साओ शैला बाला साहिब कदम्स केस, साओ शैला बाला साहिब कदम्स केस। ये करना है सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। क्लियर है? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बाइगेमी। बाइगेमी इस पे लिखिए वन ऑफ द कंडीशन of valid marriage, one of the condition of valid marriage is that either of the spouse should not have, either of the party लिखिए क्योंकि शादी से पहले की बात कर रहे हैं, either of the party should not have any other spouse living at the time of marriage. Thus,
Thus, Hindu Marriage Act 1955 has introduced the concept of monogamy. For establishing parity, parity, parity between men and women. Men and women. If, next paragraph लिखिए, if any party to marriage contravenes this condition under section 5 clause 1, then their marriage would be void. Then their marriage would be void under section 11 and section 17 would also be applicable, dealing with punishment for bigamy. बेटा सेक्शन 11 वो निकालिए, 17 निकालिए. शिफाली रीड कर बेटा, सेक्शन 17 रीड करना प्लीज. Yes, ma'am. Section 17, punishment of bigamy. Any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living, and the provisions of section 494 and 495 of Indian Penal Code shall apply accordingly. का मतलब सिविल लॉ में भी कह दिया है कि अगर किसी ने बाइगैमी की, पनिशमेंट कहाँ मिलेगी? क्रिमिनल लॉ के अंडर 494 एंड 495 ऑफ बाइगैमी. क्योंकि जब हम कहते हैं आपने एक स्पाउस के मैरिटल राइट को खत्म किया है बाय योर यूनिलेटरल एक्ट, जो आपकी सेकंड मैरिज है वो तो वॉइड है ही है, साथ में आपको भी पीनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. ठीक है, प्लीज क्लियर है बेटा? अब आप लिखिए कंडीशंस. पनिशमेंट के लिए ऐसा नहीं है ना कि स्पाउस ही जाके कहे कि इसने दूसरी शादी कर दी तो इसको सजा मिलेगी. कोई भी कह सकता है ना थर्ड पार्टी. बेटा उसमें क्या है ना, इट इज ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, तो कौन कहेगा? अच्छा, मतलब थर्ड पार्टी में कर सकते हैं. तो जब आपका चैप्टर ही ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज है, तो आपका ना जो चैप्टर है ना बेटा, जहां पर उसमें लिखा हुआ है कि अगर कॉग्निजेंस लेना है तो किस किस ने केस फाइल करना चाहिए, तो उसमें ना लिखा हुआ है कि अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज है तो ऑब्वियस है जो मैरिटल स्पाउस है उसी को ही जाना पड़ेगा ना. हम कहते हैं ना प्राइवेट काइंड ऑफ यस, मतलब कहने को ये पब्लिक रॉन्ग है, पर इस केस में क्योंकि मैरिज एक पर्सनल अफेयर है, तो वहां पर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सिर्फ ट्रिगर करने के लिए, मैरिज है तो सोशल इंस्टीट्यूशन ही ना जो पब्लिक एट ऑल को बिलोंग कर रहा है, तो जब आपने कहा है ना अगर हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्टार्ट करना है, हाँ जी, कौन से तरीके हैं? और कॉग्निजेंस. तो जब आपने ट्रिगर करने हैं तो वो जब ये पर्टिकुलर क्लास के रॉन्ग्स हैं उसके साथ में हमने सेफगार्ड अटैच किए हुए हैं. वो क्यों? ताकि कोई किसी को हरास करने, फॉर एग्जाम्पल
मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मौली केस फाइल कर रही है कोर्ट में, ये अब डाउटफुल है। क्यों? मौली का मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या इंटरेस्ट है? आप जिस उसमें मुझसे डील कर रहे हो आपको उसी से ही मतलब होना चाहिए। पर सर एग्रीव्ड होंगे बिकॉज मैरिटल यूनियन हम शेयर करते हैं। तो जब हम कहते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज है तो जो कहते हैं ऑफेंसेस दे आर पब्लिक रॉन्ग, पर ये जो एक चैप्टर है ना, इट इज इन द नेचर ऑफ प्राइवेट रॉन्ग्स बिकॉज मैरिज दो पर्सन्स के बीच में है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करने के लिए अगर आपने स्टार्ट करना है क्रिमिनल केस, वहां पर हमने क्या करना है, प्राइवेट पर्सन के थ्रू ही स्टार्ट हो सकता है। वैसे आगे तो पब्लिक मशीनरी इन्वॉल्व हो ही जाएगी ना, पुलिस एंड ऑल। अब फॉर एग्जाम्पल उसमें उसका भी है पब्लिक सर्वेंट्स का, पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट अगर आपने कोई केस फाइल करना है, क्या है? सैंक्शन। क्यों बेटा सैंक्शन का प्रोविजन क्यों बना हुआ है? सपना सैंक्शन का प्रोविजन क्यों बना हुआ है सीआरपीसी में अगर पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करना है? कोई भी बताएगा व्हाई इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन सैंक्शन इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स? मैम हम 195 की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स को अगर आपने करना है तो सैंक्शन होनी जरूरी है, जिससे मैम इस प्रोविजन का मिसयूज ना हो सके एंड जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपना डिफेंस ले सके। बेटा पब्लिक सर्वेंट्स पब्लिक की ड्यूटी बजा रहे हैं। अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट लिटिगेशन है और हर केस जो लोग हैं अपने इंडिविजुअल एंड्स को जहां फुलफिल नहीं हो रहे वहां वो लोगों पब्लिक सर्वेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जो अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को कोर्ट में बुलाया जाता है इसका मतलब वो जिस चेयर पे बैठा था तो पब्लिक वहां जा रही है, तो पब्लिक जो जनरल पब्लिक है वो सफर करेगी। अगर हम कह दें कि जज है, जज के अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूट कर सकता है, कोई उनको हमने सेफ गार्ड ना दिए हो, तो क्या है जिस जज ने शायद एक दिन में वो 20 केस डिसाइड कर देता वो सब रह जाएंगे। तो जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं दे आर जितने भी दे आर एक्सरसाइजिंग पब्लिक फंक्शंस, तो पब्लिक फंक्शंस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इवन जो एमपीज एमएलएज हैं उनको हम पब्लिक सर्वेंट्स की कैटेगरी में फॉल कराते हैं। तो ये सारे जितने पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके सैंक्शन के बिना जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनकी सैंक्शन के बिना हम उनका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं करते। क्लियर है? तो जब हम मैरिज की बात करें, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी एटलीस्ट वो अपना ग्रीवियंस तो पेश करे ना। अब फॉर एग्जाम्पल धर्मेंद्र ने बाइगैमी की हुई है, सेकंड मैरिज वॉइड है बेटा, इवन सरला मुदगल के भी अगेंस्ट है। उसने जो हेमा मालिनी से शादी की है, पहले हिंदू लेडी से शादी की हुई है जो शायद मैडम प्रकाश है उनका नाम, और बाद में उसने कन्वर्ट किया हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने, एंड दे कन्वर्टेड। पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है उनकी मैरिज वॉइड है। अगर ऐसे होता तो उसका जो बॉलीवुड में कॉम्पिटिटर है वही केस फाइल कर देता उस टाइम पे जब उसका टाइम चल रहा था कि इसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूट करो फॉर बाइगैमी। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लिटिगेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको एग्रीव्ड पार्टी को कोर्ट में एक बार देना पड़ेगा। वो कहते हैं जब हस्बैंड वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो जो 4 शादियां कर ले 5, लॉ क्यों अपने आप आएगा नॉक करने डोर्स को। तो जो एक चीज है जो मैरिज है वो प्राइवेट अफेयर्स है, तो जब तक एग्रीव्ड पार्टी नहीं चाहती किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। तो दो वाइफ्स हैं वो दोनों जा सकती हैं कोर्ट में, इसने वाइफ गया। सेकंड को वाइफ थोड़ी ना कहते हैं, हाँ वो जो सेकंड लेडी सेकंड वाइफ है वो तो वॉइड मैरिज है बेटा, उसने लीगल स्टेटस ऑफ वाइफ एक्वायर नहीं किया। सेकंड वाइफ के पास तो और कोई रेमेडी है ही नहीं, सिर्फ ये सेक्शन 11 की रेमेडी है। अगर सेकंड वाइफ ने मेंटेनेंस देना तो उसके पास और कोई है नहीं रास्ता, तो सेक्शन 11 के अंडर वो रेमेडी उसे लेना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एंसिलरी रिलीफ, अदरवाइज उसका लीगल स्टेटस नहीं है वाइफ का।
मैम दोनों की शादी फुल सेरेमनी से हुई है, होनी पड़ेगी, ये कंडीशन है। दो शादी में से एक की। वॉइड मैरिज तभी वॉइड है अगर सेकंड मैरिज में भी पूरी सेरेमनीज परफॉर्म हुई है। अगर आपने सेकंड मैरिज, फॉर एग्जांपल ए की पहली मैरिज हुई है बी के साथ, हस्बैंड की पहली मैरिज हुई डब्ल्यू के साथ, बिल्कुल वैलिड है। उसने W2 से शादी करी इन मंदिर बाय पुटिंग तिलक ऑन हर फॉरहेड। सेकंड मैरिज तो वैसे ही वॉइड है, तो बाइगैमी कहां से होगा? ये आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। बाइगैमी तो तब होगा अगर फर्स्ट मैरिज भी वैलिड है और सेकंड मैरिज भी वैलिड है। सेकंड मैरिज में सिर्फ एक कमी है, वो कौन सी? कि उनमें से किसी की पहले ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। अगर कोई चाचा या मामा की लड़की से शादी कर भी रहा है तो प्रॉपर सेरेमनीज हुई है। प्रॉब्लम क्या है? स्पिंदा या प्रोहिबिटेड में फॉल कर रहे हैं। अगर सेरेमनीज ही नहीं हुई है फिर मैरिज तो है ही नहीं, फिर तो वैसे ही वो वॉइड है अंडर सेक्शन 7, उसमें सेक्शन 11 अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, प्लीज कुछ पूछते हैं बेटा आपने? आप में से किसी ने कोई डाउट पूछना है? नो मैम। ओके बेटा, आज हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट का आप प्लीज अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। जो लास्ट ईयर के आपके नोट्स हैं उसमें 2020 का जजमेंट आया है और ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मेंस में कोई भी इश्यू नहीं आया इस चीज से रिलेटेड। तो हमने इससे रिलेटेड डिटेल्ड डिस्कशन की है सूर्यवदानन के केस में, नित्या राघवन के केस में, उसमें आगे हमने बहुत 2-4 केसेस और भी डिस्कस किए थे। नाउ दिस इज अ रीसेंट केस वेयर ऑल दोस केसेस हैव बीन डिस्कस्ड। आप उसमें ऐड कर लेना, आप उसमें ऐड कर लेना। बेटा हेडिंग लिख लीजिए जहां पर जो भी आप केस लॉ लिख रहे हैं, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। अब एक ना नया फिनोमिना देखा जा रहा है, जितने भी मैं आपको केसेस के नाम बोल रही हूं सब में क्या है कि हस्बैंड वाइफ अब्रॉड है, वहां कस्टडी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहे हैं। सारे केसेस में ना वाइफ, चाहे वो सूर्यवदानन था, चाहे वो नित्या राघवन था, चाहे वो अब है, जो वाइफ है ना वो बच्चों को लेके इंडिया आ जाती है ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर, या फिर डिस्प्यूट अभी शुरू नहीं हुआ आ जाती है, यहाँ आके डिवोर्स का केस फाइल कर रही है, साथ में फिर बच्चों को भी वापस नहीं भेज रही है। तो इन केसेस में फॉरेन कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है ना, ऑब्वियस है, आपका लिटिगेशन वहां चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल कोर्ट ने ऑर्डर पास किए है कि बच्चा दोनों की कस्टडी में होगा टिल फाइनल ऑर्डर्स, हम किसी एक स्पाउस को कस्टडी नहीं दे रहे हैं ऐसे, तो हम डिसाइड करेंगे फाइनली आफ्टर द केस, और वाइफ इंडिया आ जाती है। नाउ द मैटर इज सब जुडिस इन फॉरेन कोर्ट। तो ये जो फैक्ट है इट इज कॉमन इन ऑल दीज केसेस। तो वहां पर डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स को ना सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करती है, डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स जो आपने कभी अपने इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में भी आपने कुछ कुछ इसमें पढ़े हुए हैं, तो ये सारे हैं। हाँ जी बेटा बताइए कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं जो हमने इसमें डिस्कस किए थे? सूर्यवदानन और नित्या राघवन में हमने कौन से डॉक्ट्रिन को डिस्कस किया था? मैम एक तो कमिटी ऑफ कोर्ट्स का था। लिख लीजिए फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कमिटी ऑफ कोर्ट्स, क्योंकि वो इस केस में भी है। डॉक्ट्रिन ऑफ कमिटी ऑफ कोर्ट्स, और आगे मैम एक हमने डिस्कस किया था कि मैम जिसके क्लोज बच्चा ज्यादा है, जिस कोर्ट के क्लोज, तो हम उसी कोर्ट को हम कंसिडर करते हैं। मैम मेरे को डॉक्ट्रिन नहीं याद। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लोजेस्ट कंसर्न, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लोजेस्ट कंसर्न, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लोजेस्ट कंसर्न। थर्ड लिखिए, इशू है ये, वेदर writ of habeas corpus, whether writ of
habeas corpus is maintainable, whether writ of habeas corpus is maintainable in these cases. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कब होती है, किसके अगेंस्ट लाई करती है, स्टेट बेटा, स्टेट स्टेट। अब अगर एक बच्चे को उसका एक पेरेंट अपने साथ लेकर आया है तो प्राइमा फेसाई हम कस्टडी को इलीगल नहीं कह सकते, पर फिर भी कोर्ट कहता है, यस इसमें थर्ड लिख लीजिए, थर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो उसमें क्या है, तो कोर्ट ने कहा ऐसा हम हेबियस कॉर्पस का जो ऑर्डर है वो हम इश्यू नहीं करेंगे बिकॉज कस्टडी प्राइमरली इलीगल नहीं है, पर वो भी केस टू केस वेरी करता है, क्योंकि हम कहते हैं वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो अगर बच्चे के वेलफेयर के लिए वो रिट को भी एंटरटेन कर सकता है, तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है यस या नो। हाँ जी, पहले आप साइटेशन लिख लीजिए, साइटेशन लिख लीजिए, जिस जजमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका साइटेशन लिख लीजिए। यशिता साहू, YASHITA, यशिता साहू, यशिता साहू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यशिता साहू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2020 वॉल्यूम 3 SCC 67 67 67। बेटा इससे पहले हमें सूर्यवदानन का केस डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ जी, शिफाली सूर्यवदानन का केस बताएंगे बेटा ब्रीफ में। मैम इसके अंदर मैम मेरे को हेल्थ पोर्शन याद है मैम, मेरे को फैक्ट्स नहीं याद केसेस केस के। फैक्ट्स छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन नहीं बताइए, सिर्फ जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो इसमें डिस्कस्ड हैं। मैम एक तो इसके अंदर यही डिस्कस किया था कमिटी ऑफ कोर्ट्स में कि अगर मैम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारी जो कोर्ट की डिक्री है वो फॉरेन में रिस्पेक्ट हो, तो हमें भी फॉरेन कोर्ट की डिक्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए आगे मैम। और इसमें ये डिस्कस किया था कि अगर जो कोर्ट जो बच्चों के सबसे ज्यादा पास है, बी इट दी फॉरेन कोर्ट, तो हम उसकी डिक्री को हम रिस्पेक्ट करेंगे। एंड मैम इस केस में ये भी डिस्कस हुआ था मैम, इंक्वायरी से रिलेटेड डिस्कस हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, जो आपका सूर्यवदानन केस है ना, उसमें इस इश्यू को डिटेल में डिस्कस किया गया था कि अगर कस्टडी से रिलेटेड इश्यू है और फॉरेन कोर्ट भी इन्वॉल्व है, तो हमने समरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी है या इलेबोरेट इंक्वायरी कंडक्ट करनी है। समरी इंक्वायरी में तो क्या है कि कोर्ट अपना समरी डिसाइड करेगी और मैटर को वापस रिवर्ट बैक कर देगी कि वहीं डिसाइड करे। इलेबोरेट इंक्वायरी में कहा है यहीं पर सारा डिसाइड होगा, केस विल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट। तो ऐसा कब करना है कब नहीं करना, वेरियस फैक्टर्स they have been elaborately discussed by the Supreme Court in सूर्यवदानंद केस। क्लियर है? हाँ जी दीपिंदर, आप बताएंगे बेटा समरी और इलेबोरेट इंक्वायरी के बारे में। मैम इसमें कोर्ट ने कहा था कि एज अ मैटर ऑफ कोर्ट जो यहाँ की कोर्ट है वो इलेबोरेट इंक्वायरी नहीं कर सकती, पर कुछ सर्कमस्टांसेस में कर सकती है। जैसे अगर जो चाइल्ड है उसको साइकोलॉजिकल या फिर मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो, उस केस में हो सकता है। या फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पेरेंट है उसने किस स्पीड के साथ डोमेस्टिक कोर्ट का अप्रोच किया है, और सारे हमें फैक्टर्स देखना थे, पड़ेगा जो ये सारे फैक्टर्स थे उसमें डिस्कस्ड हैं, बिकॉज अभी हमने माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट नहीं किया,
तो हम जब करेंगे इसको हम डिटेल में ही करेंगे, पर क्योंकि केस की बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए। बेटा नित्या राघवन का केस बता, दीपिंदर नित्या राघवन का केस बताइए 2017 का। मैम नित्या राघवन के केस में भी जो कोर्ट है उसने यही समरी एंड इलेबोरेट इंक्वायरी को ही डिस्कस किया था सूर्यवदानन की, पर इसमें उन्होंने वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को डिस्कस करते हुए कहा था कि अगर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड डिमांड करता है तो उस केस में जो कोर्ट है, मैम ये पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ओके बेटा, उसमें जो पैरामीटर्स लेड डाउन थे सूर्यवदानन के केस में, कुछ को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था और अमेंड कर कर उन्होंने नित्या राघवन में उन्होंने कहा था कि ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। इसलिए जो आपको यशिता साहू की जजमेंट में आपको सिर्फ नित्या राघवन का केस मिलेगा, आपको सूर्यवदानन का इवन इसमें रेफरेंस भी नहीं मिलेगा। पर क्योंकि आप कंपटीशन के लिए जब अपीयर होंगे, आपको पता होना चाहिए सूर्यवदानन और नित्या राघवन में क्या फर्क है दोनों में। बेटा अपना इनकी साइटेशंस नोट कर लीजिए। मेन तो हमारा यशिता साहू का केस है, इसमें आप लिख लीजिए सूर्यवदानन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2015 वॉल्यूम 5 SCC 450। नेक्स्ट लिखिए नित्या आनंद राघवन वर्सेस स्टेट ऑफ NCT 2017 वॉल्यूम 8 SCC 454। हम डायरेक्टली आ रहे हैं ऑन यशिता साहू's केस। जस्ट राइट पैरामीटर्स, 4-5 चीजें हैं जो आपको इस केस का पता होना चाहिए। इसमें लिखिए रिगार्डिंग हेबियस कॉर्पस पिटिशन the court held that welfare of child is of paramount consideration and such petition should also mention factors relevant for deciding custody of child, nature of directions to be issued by the court। इस केस में कोर्ट कहता है कि जो हाई कोर्ट है वो एडल्ट मदर को फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने हस्बैंड के पास वापिस जाएं इन द नेम ऑफ वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। क्लियर है? वो अलग बात है कि मदर की कस्टडी होनी चाहिए, फादर की कस्टडी, कौन सा वेलफेयर है बच्चे के लिए। पर कभी भी हम बच्चे के से रिलेटेड में अगर कोई एडल्ट मदर है, हम उसको डायरेक्टली हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो इंडिया छोड़कर बाहर जाए, बच्चे को अपने साथ लेकर जाए। क्या पॉसिबल है? फादर कुड कम अगर बच्चे को लेकर ही जाना है, और या किसी के थ्रू जो भी उसका जो बच्चे का देखभाल कर सके। चाइल्ड कुड बी सेंड बैक, पर एडल्ट मदर को हम डायरेक्शंस इशू नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे लिखिए सेकंड लिखिए डॉक्ट्रिन ऑफ कमिटी ऑफ कोर्ट्स
that is court of one jurisdiction, court of one jurisdiction, ब्रैकेट में लिख लेना हाई कोर्ट इन इंडिया, हाई कोर्ट इन इंडिया should respect the orders of court of different jurisdiction, different jurisdiction में इस केस में लिख लीजिए यूएस कोर्ट, but no strict rule can be laid down in this regard. रिट पिटीशन से रिलेटेड इशू लिख लीजिए थर्ड, रिट पिटीशन फाइल्ड बाय वन पेरेंट, रिट पिटीशन फाइल्ड बाय वन पेरेंट seeking custody of the child kept illegally or not strictly, वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। yes, हाँ बेटा, writ petition filed by one parent seeking custody of the child kept illegally or not strictly in legal manner by the other parent maintainable considering best interest of the child, considering best interest of the child, best interest of the child। बेटा जहां पर आपको माइनॉरिटी गार्डियनशिप में क्वेश्चन आता है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन, इवन यू कुड डिस्कस दिस जजमेंट बिकॉज चाहे वो फॉरेन कोर्ट इन्वॉल्व है पर जो पैरामाउंट कंसिडरेशन फिर भी क्या है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि आपका जो मेंस में क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सपाउंड द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, तो वहां पर आपको उसके पैरामीटर्स देने हैं और साथ में जब आपने इलेबोरेट करना है थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स तो आपने उन सारे केसेस को मैं मेंशन करना है जहां पर इसको डिस्कस किया है। एंड इवन इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज फुल फ्लेज डिस्कस द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। क्लियर है प्लीज? क्लियर है बेटा? यस मैम। बेटा कल हम इसी केस को कंटिन्यू करेंगे विद 2 और 3 जजमेंट्स ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, बिकॉज वो पीपीटी में कवर होगा, वो पीपीटी में आपको सेंड कर दूंगी, वो इजी हो जाएगा। आज पीपीटी मूव नहीं कर सकता था फॉर एनी रीजन, तो वो कल वर्क करेगा। तो कल हम माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में जो 2020 में एडिशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और बेटा इन नेक्स्ट वीक, क्योंकि सक्सेशन एक्ट में आपका इम्पोर्टेंट जजमेंट आ गया है विनीता का, तो हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ विनीता's केस ऑन सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, तो इसको हम ऐसे अलग से नहीं, एक पूरे 2 लेक्चर्स हम इसको डिवोट करेंगे और उसमें हम देखेंगे जजमेंट का क्या इम्पैक्ट है, ताकि जिनका लास्ट ईयर का वो पेंडिंग था वो फिर वाइंड अप हो जाए। ठीक है प्लीज? यस मैम। ठीक है बेटा, इसके साथ हम लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम मैंने क्वेश्चंस भेजे थे। बेटा जो आपके क्वेश्चंस है ना वो हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे शेफाली। ओके मैम। वो आपके क्वेश्चंस फ्राइडे को हम डिस्कस करेंगे सारा जो हमने फ्राइडे है वो सिर्फ मैं हाफ एन आवर का लेक्चर लेकर आपका 1 आवर हम टोटल डिस्कशन पर डिवोटेड करेंगे। तो जितने भी ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं सारे वो क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम उसको रेफर करेंगे। ठीक है प्लीज? यस मैम। ठीक है बेटा? ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।